अध्याय 7 संविदा विधि सम्मति। ये कोई जो संविदा की जाती है तो उसमें उभय पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। तो यदि उभय पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति नहीं है तो उस संविदा का निर्माण नहीं करती। तो सम्मति के दोष हैं। सम्मति के दोष हैं नंबर 1 उत्पीड़न। यदि दो पक्षकारों के मध्य कोई संविदा हो रही है और वो सम्मति ली गई है, हालांकि हम इसके पिछले सेशन में इसका अध्ययन कर चुके हैं कि संविदा कैसे होती है, प्रस्ताव स्वीकृति होती है और संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो वो सारा हम पिछले वाले सेशन में इसका हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम इसमें केवल जो सम्मति होती है, सम्मति में जो स्वतंत्र सम्मति होती है, सम्मति मुझसे कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, जो किसी प्रभाव या उत्पीड़न या कपट या छलपूर्वक की गई हो, विपदेशन के द्वारा की गई हो, तो सम्मति नहीं मानी जाती है। यदि स्वतंत्र सम्मति नहीं है तो की गई संविदा जो है शून्यकरणी है, वो अदालत द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएगी, शून्यकरणी घोषित की जाएगी, जिसका पक्षों पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो सम्मति के आवश्यक तत्व हैं कि सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इसके दोष क्या है सम्मति के? सम्मति यदि ली गई है, यदि कुछ इसके दोष हैं, यदि इसमें ली गई है, 5 दोष हैं इसके, तो यदि इसमें से 5 में से किसी में से ली गई है सम्मति किसी प्रकार से, तो वो स्वतंत्र सम्मति नहीं हुई और संविदा का निर्माण नहीं हुआ, शून्यकरणी संविदा हो जाएगी, संविदा फेल हो जाएगी। तो प्रथम है संविदा के दोष में उत्पीड़न। यदि उत्पीड़न के द्वारा कोई सम्मति ली गई है, पक्षकारों की सम्मति यदि उत्पीड़न के द्वारा ली गई है तो वो जो है स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है और उस पर की गई संविदा, उत्पीड़न के द्वारा की गई संविदा जो है वो शून्यकरणी हो जाती है। अब पिछले हम सेशन में इसका जिक्र कर चुके हैं कि संविदा कब शून्यकरणी होती है और कब जो है शून्य होती है। इसकी हम व्याख्या जो है इसको डिटेल में ही पिछले सेशन में कर चुके हैं। जब आवेश के द्वारा कोई संविदा की जाती है तो वो शून्य हो जाएगी। सक्षम पक्षकारों द्वारा कोई संविदा की जाती है तो वो शून्यकरणी होगी। यदि कोई उसमें और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिससे संविदा भंग होती है तो वो शून्यकरणी होगी। एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो उत्पीड़न द्वारा जो सम्मति ली गई है वह स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है। जैसे उत्पीड़न में ये उत्पीड़न जो है इसकी परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 15 में इसकी परिभाषा दी गई उत्पीड़न की। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है को परेशान हो जाए तो इस प्रकार से उसका उत्पीड़न हुआ और उस जो उत्पीड़न हुआ हो उसका जो है वो परेशान हो गया तो उसके माध्यम उस समय जो उससे कार्य कराया गया है वो उत्पीड़न से उसकी सम्मति ली गई है, उत्पीड़न द्वारा वो कार्य कराया गया है, लेकिन वो स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। यहाँ अदालत जो है उसमें किए गए कार्य को, उसमें किए गए संविदा को वो खुश कर देगी, रद्द कर देगी, निरस्त कर देगी। जैसे एक जो है का अपने पत्नी खा और गा उसका बेटा है उसको धमकी एक देता है कि यदि तुम लोग वचन पत्र बंध पत्र एक लिख दो, कुछ प्रॉपर्टी के लिए एक प्रॉपर्टी थी कि बंध पत्र मेरे नाम तुम लोग लिख दो और नहीं लिखोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो वो पत्नी और बेटे उसके धमकी से परेशान हो गए, उसके उत्पीड़न से बार बार कहता था वो, तो परेशान हो गए और बंध पत्र जो है पत्नी और बेटे ने बंध पत्र लिख दिया का के नाम। तो
यह उत्पीड़न द्वारा क्योंकि प्राप्त किया गया था, इसको अदालत ने रद्द कर दिया। लेकिन इसमें जो है कुछ न्यायालयों में मतभेद है। इसमें उत्पीड़न तब होगा कहा गया है कि जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है तो वो उत्पीड़न होगा, क्योंकि आत्महत्या करने की धमकी जो है भारतीय दंड संहिता 306 की धारा में है, आत्महत्या करना। लेकिन आत्महत्या की धमकी देना भारतीय दंड संहिता या जो नई धारा 2 किताब आई है BNS, तो उसमें जो है इसका प्रावधान नहीं है कि आत्महत्या की धमकी देना। तो जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध नहीं तो वह उत्पीड़न में नहीं मानते हैं। तो चूंकि आत्महत्या की धमकी देना भारतीय दंड संहिता में ये परिभाषित, इसका कोई अपराध नहीं है, दंडनीय नहीं है, इसलिए जो उत्पीड़न में वो नहीं आएगा इस पे अदालतों ने। तो अदालतों के इसमें कुछ मतभेद है। जैसे एक बाद में का ने खा से कहा कि तुम अपनी जमीन जो है, तुम्हारी जो ये 10 बिस्वा जमीन है, इसको का ने खा से कहा हमको लिख दो। खा ने लिखने से मना कर दिया। तो का ने, क्योंकि का की जमीन उसके बगल में थी 3 तरफ से, तो का ने 3 तरफ से उसकी जमीन के किनारे किनारे अपनी जमीन में तीनों तरफ से जो है बहुत गहरे गड्ढे खुदा दिए, जिससे बरसात में जब बरसात हुई तो उसका जो 10 बिस्सा जिसका खेत था उस बेचारे का कुछ मिट्टी उट्टी सब कट के वो गड्ढे में चली गई, वो खंडहर की तरह उसका हो गया। तो उसमें बाद में इतना मतलब इस ढंग से उसको परेशान कर दिया, उत्पीड़न किया कहने कि खा ने कहा कि खा ने उस उत्पीड़न से परेशान होके उसने उनको जमीन बेच दिया, कम दामों में उनको जमीन बेच दिया, कम दामों में से लिया, कम दाम में जमीन बेच दिया। अदालत ने इसको रद्द कर दिया, कहा कि यहाँ उत्पीड़न है, क्योंकि प्रतिफल भी पर्याप्त नहीं है और उसको उत्पीड़न इतना किया गया कि वो उसको मजबूर हो गया बेचने के लिए, तो यहाँ उत्पीड़न है। अदालत ने उसको रद्द कर दिया। तो उत्पीड़न के द्वारा जब कोई सम्मति ली जाती है किसी को परेशान करने की, किसी को हैरान करने की, तो एक प्रकार से उत्पीड़न है। तो इसमें जो सम्मति ली जाती है वो स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है और एक कोई संविदा का निर्माण नहीं करती। इसमें अदालतें जो है वो संविदा को निरस्त कर सकती। दूसरा है असम्यक असर। असम्यक असर हम उसको कहते हैं जैसे किसी का ऐसा प्रभाव हो कि दूसरे की इच्छा शक्ति को अधिशासित कर सके, यानी उसका इतना प्रभाव हो उसके ऊपर कि उसकी इच्छा जो है उसको दबा दे। जैसे का गुरु है, खा उसका शिष्य है, का इतना प्रभाव, इतना असम्यक असर खा पर है, अपने शिष्य पर है कि खा ने, उसका शिष्य ने अपने गुरु का को अपनी संपत्ति उनको दान कर दिया, अपनी जमीन दान कर दिया अपने गुरु को। खाने खा शिष्य है, का गुरु है, तो का असम्यक असर था, कुछ इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता थी का में गुरु में, तो शिष्य ने उनको दान कर दिया। तो बाद में अदालत ने कहा कि क्योंकि असम्यक असर था, सम्मति स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए उस कोई संविदा का निर्माण नहीं करते, इसलिए उसके असम्यक असम्यक असर के अंतर्गत जो कार्य किया गया है वह जो है निरस्त होने लायक, निरस्त होने योग्य और निरस्त कर दिया। बंधपत्र जो लिखा था दान का उसको अदालत ने निरस्त कर दिया। तो यह असम्यक असर है। गुरु का शिष्य पर असम्यक असर रहता है, पिता का बेटे पर असम्यक असर रहता है, एक दोस्त का कुछ हद तक अपने दोस्त पर असम्यक असर रहता है। तो
तो असम्यक असर के अंतर्गत, असम्यक प्रभाव के अंतर्गत जो सम्मति दी गई है वह स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है और वो निरस्त होने लायक है। और इस असम्यक असर के अंतर्गत जो बंधपत्र लिखा गया है, जो संविदा की गई है, जो कोई कार्य किए गए हैं, उसको जो है अदालत निरस्त कर सकती है। नेक्स्ट है कपट द्वारा। कपट यानी फ्रॉड। कपट द्वारा किसी की सम्मति ली गई है तो वो भी जो है अदालत उसको भी रद्द कर देती है। तो कपट हम उसको कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है, धोखे से, जैसे कार ने अपनी फिएट कार खा को बेचा और खा से कहा कि इसका इंजन बिल्कुल अभी नया है और ये मतलब अभी इसका इंजन खुला नहीं है, बिल्कुल नया है, और खा ने उसके विश्वास में आकर वो खरीद लेता है। उसके कारण बाद में पता चला कि नहीं, वो गाड़ी जो थी, उसकी कार जो थी, कार जो थी, उसका इंजन कई बार खुल चुका था, वो बिगड़ी कार थी। तो यहां जो है कर ने खा के साथ कपट किया, जो उसने बताया वैसा नहीं था, इसलिए अदालत ने खा के बाद पर उसको निरस्त कर दिया। यहां जो है कपट किया, धोखा किया कानेखा के साथ। अब नेक्स्ट जो है मिथ्या विपदेशन। मिथ्या विपदेशन उसको कहते हैं, मिथ्या झूठ। विपदेशन माने देना, बताना। मिथ्या, जो किसी को, जो कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति को ये बताता है कि यह बात ऐसी है और जबकि वह बात वैसी नहीं है, तो यहां कहा जाता है का ने विपदेशन किया। जैसे का कोई बात कहता है कि यह जो है हमारा घर का ने खा से कहा कि हमारा मकान जो है अच्छा है, सुंदर है, इसमें लाइटें सब लगी हैं, अच्छे वो बिजली की वायरिंग हुई है, और ये सब बताता है। और कहता है कि इसको देने वाले जो है, और लोग खरीदने वाले आए थे, इसकी 10 लाख कीमत बता रहे थे, लेकिन हमने कहा 15 लाख से कम में नहीं बेचेंगे। तो जबकि उसकी कीमत जो है 5 लाख भी नहीं है, और लोग आए 5 लाख 4 लाख लगा के चले गए, नहीं दी। यहां का ने खासे मिथ्या विवेचन किया, झूठ बोला, किसकी कीमत इतनी, यहां का करता है। नेक्स्ट इसका एक दृष्टांत और है, वो का जो है खा का मकान कहता है कि इस मकान में ये तुमको फलित नहीं होगा, यह मकान शापित है, यह मकान मुझे बेच दो, यह मकान चलो इसको बिचवा दे, जबकि इसमें तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। तो इसमें मिथ्या विपदेशन में आकर खा मकान का को बेच देता है, कम दाम में बेच देता है। यहाँ मिथ्या विपदेशन हुआ, इसलिए जो है यहाँ अदालत जो है इस पे मिथ्या विपदेशन के अंतर्गत कोई संविदा, कोई बंध पत्र लिखा जाता है तो वो शून्यकरणीय हो जाएगा, अदालत उसको रद्द कर देगी। नेक्स्ट, भूल। भूल के साथ भूल कोई हो गई, संविदा करते के समय, स्वतंत्र सम्मति देते समय कोई भूल हो गई हो अनजाने में, तो उसको भी स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है। तो जैसे का ने अपने मकान की कीमत 10 लाख लगाई और खा से कहा कि इस मकान अपना खरीदो या कोई और खरीदने वाला खरीद ले। खा कहता है कि नहीं, इस मकान की कीमत चूंकि नगर निगम आ गया है, अब मकान गिराए जा रहे हैं और इसकी कीमत जो है अब 1 लाख भी नहीं। तो मिथ्या कपट किया, उसके साथ धोखा किया, तो यहां तो कपट हो गया, यहां भूल नहीं होगी।
लेकिन भूल से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई चीज दे देता है, जैसे का नीलाम में अपना बहुत सारा सामान बेचा, उसमें एक फर्नीचर था, मेज थी, मेज में एक दराज थी, फर्नीचर भी बेचा, मेज भी बेची, तो नीलाम वाला खरीद ले गया, खा जो है नीलामी लिया, का सामान था, तो उसमें उस दराज में भूल से 1,00,000 रुपए की गड्डी चली गई थी। तो यहां भूल से उसने नहीं बेचा, अब खा उसको देने से इनकार कर दिया। इस पे क्योंकि भूल द्वारा गई है वो, इसलिए जो है अदालत ने इसको स्वतंत्र सम्मति नहीं माना और इसको रद्द कर दिया। तो यहां जो है स्वतंत्र सम्मति वहां होती है जहां उभय पक्ष समझ बूझ के स्वस्थ दिल दिमाग से करते हैं संविदा, वहां संविदा का निर्माण होता है। करार कोई करते हैं वहां संविदा का निर्माण होता है। इसके लिए स्वतंत्र सम्मति के लिए जरूरी है उत्पीड़न न हो, असम्यक असर न हो, कपट न हो, मिथ्या विद्वेषण न हो और भूल न हो। ये 5 चीज, ये 5 पॉइंट अति जरूरी है, अनिवार्य। मतलब जो संविदा या करार किया जाता है इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। यदि इसके अंतर्गत है तो संविदा का निर्माण नहीं हुआ, संविदा शून्य करनी हो जाएगी, संविदा रद्द हो जाएगी। तो आज का सेशन इतना ही। अब अगले सेशन में नैराश्य का सिद्धांत बताएंगे। नैराश्य का सिद्धांत जो है ये लगभग एग्जाम में, IAS विशेष के एग्जाम में लगभग आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नैराश्य का सिद्धांत। नैराश्य का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम अब कल इसका सेशन करेंगे। अब आज का